राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 36। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 35, उसमें हमने पोटेंशियल स्टेप को स्टार्ट किया था भाई, और पोटेंशियल स्टेप का एक पार्ट कवर किया था जिसमें हमारे पास जो एनर्जी थी वो लेस देन वी नोट थी। यहाँ पर हम इस लेक्चर में केस सेकंड पढ़ेंगे, जहां पर जो हमारी एनर्जी है वो क्या होगी, ग्रेटर देन वी नोट होगी। तो वहां पर हमने देखा था कि हमारे पास आर और टी की क्या वैल्यू आई थी, मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की क्या वैल्यू आई थी। तो यहां पर भी हम आर और टी की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे भाई। तो हमारा केस है ई ग्रेटर देन वी नोट। यहां पर क्या हो रहा है भाई, देखो, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी। यदि हमारी टोटल एनर्जी ग्रेटर देन क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें आर और टी की क्या वैल्यू मिलेंगी। देखो भाई, हमारे पास पोटेंशियल स्टेप में दो रीजन होते हैं, एक होता है एक्स लेस देन जीरो और एक होता है एक्स ग्रेटर देन जीरो रीजन। एक्स लेस देन जीरो रीजन में वी एक्स की वैल्यू जीरो होती है, और एक्स ग्रेटर देन जीरो रीजन में जो वी एक्स की वैल्यू है वो क्या होती है, वी नोट होती है। मतलब यहाँ पे हमारे पास वन स्टेप पोटेंशियल है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो लाइक एक स्टेप की तरह है ये, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करते हैं पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी नोट। यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो हमें जो मोमेंटम है वो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। मोमेंटम पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या है भाई, कि जो हमारे पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर आप क्लासिकल की बात करो भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स में की बात करो, तो यहाँ पर क्या है, ई ग्रेटर देन वी नोट है। मतलब हमारे पास जो पार्टिकल की एनर्जी है वो पोटेंशियल से ज्यादा है। मतलब हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स है वो पोटेंशियल बैरियर को इजिली क्रॉस कर जाएंगे। बट ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स है भाई। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू तो जीरो मिल रही है और टी की वैल्यू वन मिल रही है, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे पार्टिकल्स है वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ठीक है। Hence, classically, the all particles penetrate the barrier and move in the positive x डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। बट क्वांटम मैकेनिकली भी ऐसा होता है या नहीं होता है, ये हमें तो लास्ट में पता चलेगा जब हम इसको पूरा फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम देखेंगे, हमारा मेन जो एम है वो यही है भाई कि क्वांटम मैकेनिकली हमें देखना है कि जो पार्टिकल्स है वो सारे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, या सारे के सारे ट्रांसमिट करते हैं, या कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ पार्ट ट्रांसमिट करते हैं। तो देखो भाई, यहां से ही हमें पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर को शो करते हैं। ये बात मैं लास्ट में बताऊंगा भाई कि कैसे हमें पता चलेगा कि वेव नेचर को शो करते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन एम है वो है आर की वैल्यू फाइंड आउट करना और टी की वैल्यू फाइंड आउट करना। क्वांटम मैकेनिकली द पार्टिकल बिहेव लाइक ए वेव मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया कि क्वांटम मैकेनिकली द पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता है, लेकिन लास्ट में हम प्रूफ भी देंगे कि कैसे हमें पता चलता है कि पार्टिकल वो बिहेव करता है वेव की तरह। मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फेस ए सडन चेंज इन पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट एक्स बराबर जीरो। और एक सडन पोटेंशियल को फील करता है भाई, जैसे ही हमारे पास एक्स बराबर जीरो पे पहुंचता है तो पोटेंशियल में एकदम क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो देखो, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब बाय टोटल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन क्या होती है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू ई माइनस वी एक्स इंटू साई एक्स बराबर जीरो। अब हम एक ये एक्स लेस देन रीजन के लिए सोल्व करेंगे, फिर हम एक्स ग्रेटर देन जीरो रीजन के लिए सोल्व करेंगे। तो इन रीजन एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो हमने वी एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, तो हमें क्या मिलेगा भाई, डेल स्क्वायर साई वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर ई माइनस जीरो इंटू साई वन एक्स बराबर है जीरो। यहाँ से हमें मिलता है डेल स्क्वायर साई वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू साई वन एक्स बराबर है जीरो। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो ये वैल्यू है 2m अपॉन एच बार स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगी, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा भाई, डेल स्क्वायर साई वन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वन साई वन बराबर जीरो, वेर के वन क्या है, अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास साई वन एक्स बराबर हो जाएगा ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स हो गया, वेर ए एंड बी आर द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो गई। अब देखो भाई, इन रीजन एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू क्या है, वी नोट होती है, तो वी एक्स की जगह पे हम वी नोट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डेल स्क्वायर साई टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर साई टू एक्स बराबर जीरो। के टू की वैल्यू क्या हो गई, 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू
अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर इंटू ई माइनस का वी नोट हो गया। तो यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन है हमारे पास क्या हो जाएगा, साई टू एक्स बराबर हो जाएगा सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के टू एक्स हो गई। यहाँ पर सी एंड डी क्या भाई, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है। अब देखो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारी इनिशियल वैल्यू आई थी, जो हमारी रीजन x लेस देन 0 रीजन में आया था, साई वन एक्स बराबर क्या आया था, ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स आया था। उसमें हमारे पास जो ये फर्स्ट पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सेकंड पार्ट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। We know in quantum mechanics the particle behave like a wave. So the first term a e की power iota k1x represent the incident wave and the second term b e की power minus iota k1x represent the reflected wave which arise due to reflection at the potential step। जो potential step की वजह से क्या हो रही है, arise हो रही है। तो हमारे पास जो a e की पावर आयोटा k1x है वो इंसिडेंट हो जाएगा, और b e की पावर माइनस आयोटा k1x है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव हो गया। और जो साई टू एक्स था भाई, साई टू एक्स बराबर क्या था, सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस आयोटा के टू एक्स था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रांसमिटेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज मूविंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन रीजन एक्स ग्रेटर देन 0। तो और देखो भाई नेक्स्ट पेज पे, रिफ्लेक्टेड वेव विच इज मूविंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इन रीजन एक्स ग्रेटर देन 0। और जो हमारे पास जो सेकंड पार्ट था भाई, हमारे पास सेकंड टर्म जो ये वाली है, देखो डी ई की पावर माइनस आयोटा के टू एक्स है, रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। बट द डिसकंटिन्यूटी इन द पोटेंशियल ओनली एट एक्स बराबर 0। यहाँ पर कह रहे हैं भी कि जो हमारे पास पोटेंशियल वो सिर्फ और सिर्फ एक्स बराबर 0 रीजन पर है भाई, ठीक है। एंड देयर आफ्टर देयर अकर्स नो डिसकंटिन्यूटी, और इसके बाद कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, मतलब पोटेंशियल में कोई भी चेंजमेंट नहीं है। जो पोटेंशियल में चेंजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स बराबर है 0 पर चेंज है। इट मीन्स द रिफ्लेक्शन विल नॉट टेक प्लेस इन रीजन एक्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या होगा भाई, कि हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन में। इन रीजन एक्स ग्रेटर देन 0 द रिफ्लेक्टेड वेव नो कर, ठीक है। मतलब क्या आ रही कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव है वो लाई ही नहीं कर रही है। आप खुद देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये तो इंसिडेंट वेव आई, ये इससे रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई, ठीक है। ये ट्रांसमिटेड वेव है भाई, हमारे पास सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स है। अब ये भाई हमारे पास ये मूव कर रही है, अब आगे जाकर ये हमारे पास किसी भी पार्ट से रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, पोटेंशियल में चेंज ही नहीं है, तो ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो वापस आएगी भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मूव करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन में रिफ्लेक्टेड वेव नो अक्कर। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो हैंस जो इक्वेशन सेकंड है वो क्या बन जाएगी, साई टू बराबर हो जाएगा सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स। जो ये पार्ट है ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो दिस इज नोन एज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स क्या हो गया भाई, ट्रांसमिटेड वेव हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास भाई ये जो पार्ट है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास K1 क्या है, जो हमारे पास x लेस देन 0 रीजन है ये वाला, यहाँ पर K1 क्या मिला था, अंडर द रूट 2me अपॉन एच बार स्क्वायर मिला था। और इन रीजन x ग्रेटर देन 0 इसमें हमारे पास K2 की वैल्यू क्या मिली थी, 2m इंटू ई माइनस वी नोट अपॉन एच बार स्क्वायर मिला था। यहाँ से क्लियर हो रहा है भाई कि K1 ग्रेटर देन है K2 है। अब K1 हमारा क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 होता है, और K2 हमारा क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 होता है। तो हमारे पास यदि K1 ग्रेटर देन K2 है तो हमें पता है K इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लैम्डा 2 ग्रेटर देन हो गया लैम्डा 1 के हो गया। तो यहाँ पर देखो भाई जो लैम्डा 1 है वो हमारे पास स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू लैम्डा 2 के। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई, कि हमारे पास वेव फंक्शन दे देंगे और हमसे पूछा जाएगा कि हमारे पास किस रीजन में लैम्डा 1 ज़्यादा होगा और किस रीजन में लैम्डा 2 कम या ज़्यादा होगा। ओके, तो अब देखो भाई यहाँ पर हमारे पास क्लियर हो रहा है कि हमारा जो रीजन 1 है उसमें हमारे पास जो लैम्डा 1 है वो स्मॉल है, और रीजन सेकंड में हमारे पास जो लैम्डा 2 है वो ग्रेटर है। ओके, अब देखो अब हम फाइंड आउट करेंगे भाई रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी अपॉन में इंसिडेंट करंट डेंसिटी, मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, जे आर अपॉन जी आई हो जाएगा। सिमिलरली ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी अपॉन में इंसिडेंट करंट डेंसिटी होता है, मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा, जे टी अपॉन में जी आई हो जाएगा। यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे भाई तो जे आर की वैल्यू मिलेगी मोड ऑफ बी स्क्वायर एच बार के वन अपॉन एम, जे आई की वैल्यू मिलेगी मोड ऑफ ए स्क्वायर एच बार के वन अपॉन में एम, और
जे टी की वैल्यू मिलेगी मोड ऑफ सी स्क्वायर एच बार के टू अपॉन में एम मिलेगा। ठीक है, यहाँ से भाई आप लोग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, एक लेक्चर हमारा है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, वहां पर आप जाके देख सकते हो कि मैंने डायरेक्टली हमारे पास वेव फंक्शन से जो हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो निकालना सिखा रखा भाई। ठीक है, आपको क्या देखोगे, वेव फंक्शन मिलेगा और इस वेव फंक्शन को देखते ही करंट डेंसिटी निकाल दोगे। जैसे हमारे पास ये क्या है, इंसिडेंट है, इसकी जो करंट डेंसिटी है वो हो जाएगी हमारे पास मोड ऑफ ए स्क्वायर एच बार के वन अपॉन में एम हो जाएगी। इसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है वो हो जाएगी हमारे पास मोड ऑफ बी स्क्वायर एच बार के वन अपॉन में एम, और इसकी हो जाएगी मोड ऑफ सी स्क्वायर एच बार के टू अपॉन में एम हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारे पास आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट अगर आप निकाल भी सकते हो भाई। ठीक है, आप अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो आप निकाल भी सकते हो। जिन बच्चों को इसका प्रूफ नहीं चाहिए वो स्किप कर सकता है भाई आगे वीडियो को, और जिनको इनका प्रूफ भी निकालना है वो यहाँ से कंटिन्यू रखेगा भाई। तो देखो, हम ये निकाल के दिखा रहे हैं कि हमें मिले कैसे हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है भाई, माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हमारे पास देखो भाई इमेजनरी और रियल, हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जे बराबर हो जाएगा माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में m, इमेजनरी पार्ट साई स्टार डेल साई, ये बराबर होगा माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में m, रियल पार्ट साई स्टार डेल साई। ठीक है, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इमेजनरी को अलग और रियल को अलग। हम रियल पार्ट को उठा के ले चलते हैं भाई। तो जे बराबर हो जाएगा माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में m, रियल पार्ट साई स्टार डेल साई हो गया। हेयर ओनली वी यूज वन डायमेंशन, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की बात करें तो वन डायमेंशन का यूज करेंगे। तो जे बराबर हो जाएगा माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में m, रियल साई स्टार डेल बाई डेल एक्स साई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या दो रीजन है, दो रीजन के लिए हमने वेव फंक्शन निकाला है, एक है एक्स लेस देन जीरो और एक है एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स लेस देन रीजन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में एम, रियल साई की वैल्यू क्या आई थी, ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस का आयोटा के वन एक्स हो जाएगा, इसका स्टार हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, साई की जगह पे साई वन पुट कर देंगे ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टार है तो अंदर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में एम हो जाएगा, ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स प्लस बी स्टार ई की पावर आयोटा के वन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर प्लस आयोटा था तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस आयोटा था तो प्लस हो गया। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, इस फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स इंटू आयोटा के वन आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म का करेंगे तो बी ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स इंटू माइनस का आयोटा के वन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है भाई, माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में एम है, ए स्टार ए आयोटा के वन ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स प्लस आयोटा के वन एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्टार बी इंटू माइनस का आयोटा के वन है, ई की पावर माइनस ई की पावर आयोटा के वन एक्स माइनस आयोटा के वन एक्स हो गया। अब देखो भाई हमारे पास वैसे तो चार कंडीशन बननी चाहिए थी, चार जो पार्ट बनने चाहिए थे। एक पार्ट में हमारे पास ए स्टार बी आता और एक में हमारे पास बी स्टार ए आता, लेकिन हमारे पास जो ए स्टार बी और बी स्टार ए है वो क्या होते हैं, इमेजनरी पार्ट बन जाते हैं भाई। बट हम लेके क्या चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं सिर्फ रियल पार्ट को, तो इसलिए हम इनको क्या कर देंगे भाई, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट को ही लेके चलेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में एम, ए स्टार ए हमारे पास आयोटा के वन हो गया, ये जो हमारे पास है इसकी पावर जीरो हो गई, सिमिलरली प्लस बी स्टार बी माइनस का आयोटा के वन हो गया, ये हमारे पास ई की पावर जीरो हो गई। तो यहाँ से हम देखते हैं माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में एम इंटू में मोड ऑफ ए स्क्वायर आयोटा के वन माइनस मोड ऑफ बी स्क्वायर आयोटा के वन आ गया। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है आयोटा के वन, तो हम लिखेंगे माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में एम, कॉमन आउट आ रहा है आयोटा के वन इंटू आ जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का मोड ऑफ बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या भाई, एच बार के वन अपॉन में एम है, मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस का मोड ऑफ बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का वन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस एच बार के वन अपॉन में एम हो जाएगा। अब देखो भाई हमारे पास एक पार्ट तो बन रहा है एच बार के वन अपॉन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर माइनस एच बार के वन अपॉन में एम मोड ऑफ बी स्क्वायर। तो हमारे जो एच बार के वन अपॉन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारे पास जो एच बार के वन अपॉन में एम मोड ऑफ बी स्क्वायर वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगी इंसिडेंट करंट डेंसिटी और ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी हो जाएगी। तो हमने फाइंड आउट कर दिया भाई। अब हम फाइंड आउट करते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो रीजन के लिए। एक्स ग्रेटर देन जीरो रीजन में हमारा जो साइटो वो क्या था, सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स था।
तो क्या हो जाएगा, आयोटा एच बार अपॉन में एम रियल हमारे पास माइनस का साई टू स्टार डेल साई टू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में एम, यहाँ पे आप माइनस बार भी निकाल सकते हो, माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में एम रियल साइज टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स का स्टार हो जाएगा, और डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा, सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या होगा भाई, स्टार है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगा, तो माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में एम हो जाएगा, सी स्टार ई की पावर माइनस का आयोटा के टू एक्स इंटू में हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा आयोटा के टू। यहाँ से हम देखते हैं कि माइनस का आयोटा एच बार अपॉन में एम सी स्टार सी आयोटा के टू इंटू आ जाएगा ई की पावर माइनस का आयोटा के टू एक्स प्लस ई की पावर आयोटा के टू एक्स, पावर क्या हो गई, ऐड हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास मिलता है भैया आयोटा के आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर एच बार के टू अपॉन में एम सी स्टार सी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिलता है हमें, यहाँ से में जो रिफ्लेक्टेड करंट सॉरी ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी वो मिल जाएगी एच बार के टू अपॉन में एम मोड ऑफ सी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो आप भाई इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, पेपर मतलब एग्जाम में लिखने की इतनी जरूरत नहीं होती कि प्रूफ ही करके दिखाए, आप एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि हमारे पास इंसिडेंट करंट डेंसिटी ये होगी, रिफ्लेक्टेड करंट डेंसिटी ये होगी, और ट्रांसमिटेड करंट डेंसिटी ये होगी। आपको भाई अगर ये देखना है कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे पास कोई भी वेव फंक्शन है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डायरेक्ट निकालनी है, एक बार देखते ही निकालनी है, तो उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो हमारा लेक्चर है उसको। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, जे आर अपॉन में जे आई हो जाएगा, बराबर जे आर की वैल्यू थी एच बार के वन अपॉन में एम मोड ऑफ बी स्क्वायर, और जे आई की वैल्यू थी एच बार के वन अपॉन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर। तो हमारे पास हम देखते हैं कि आर की वैल्यू क्या मिलती है, मोड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मोड ऑफ ए स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं बी स्टार बी अपॉन में ए स्टार ए लिख सकते हैं। सिमिलरली टी की वैल्यू हमें मिलती है भाई जे टी अपॉन में जे आई, ये बराबर हो जाएगा एच बार के टू अपॉन में एम मोड ऑफ सी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा एच बार के वन अपॉन में एम मोड ऑफ ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमें टी की वैल्यू मिलती है के टू अपॉन में के वन मोड ऑफ सी अपॉन में ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट, अब हम फाइंड आउट करते हैं हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू है। भाई कांस्टेंट हमारे पास क्या है, ए बी और सी है। वी डिटरमाइंड ए बी सी बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन का यूज करके। बाउंड्री कंडीशन कहाँ पे मिलेगी हमें, एक्स बराबर है जीरो, रीजन एक्स बराबर है जीरो पर मिलेगी भाई, क्योंकि एक्स बराबर जीरो पर ही हमारे पास जो साई वन है वो साई टू के बराबर होगा। ठीक है, तो द आइगन फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉन्टिन्यूअस एट द बाउंड्री एक्स बराबर है जीरो। एक्स बराबर जीरो पर क्या भाई हमारे पास जो आइगन फंक्शन है साई वन और साई टू वो क्या भाई इक्वल है, कॉन्टिन्यूअस है। तो एट एक्स बराबर जीरो पर साई वन एक्स बराबर क्या है, साई टू एक्स है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या हो जाएगी, इनका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से हमें मिलता है ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स बराबर हो गया सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स। यहाँ पे हमने एक्स को जीरो पुट किया तो हमें मिलता है ए प्लस बी बराबर है सी मिल गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 आ गई है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या भाई, एट एक्स बराबर जीरो के ऊपर डेल साई वन अपॉन डेल एक्स बराबर हो जाएगा डेल साई टू अपॉन में डेल एक्स हो गया। ये क्या भाई सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। साई वन की वैल्यू पुट करो, साई टू की वैल्यू पुट करो, उनका डिफ्रेंसिएशन सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है भाई हमारे पास ए ई की पावर आयोटा के वन एक्स इंटू आयोटा के वन प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के वन एक्स इंटू माइनस का आयोटा के वन बराबर हो जाएगा सी ई की पावर आयोटा के टू एक्स इंटू आयोटा के टू। ये हमारे पास डिफ्रेंसिएशन सोल्व हो गया। एक्स की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ए आयोटा के वन माइनस का बी आयोटा के वन बराबर हो गया सी आयोटा के टू। ठीक है, तो अब देखो भाई हमारे पास है ए के वन माइनस बी के वन बराबर क्या हो गया सी के टू। आयोटा से आयोटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 7 आ गया। अब हमारे पास भाई देखो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो तो 3 है, ए बी और सी, और हमारे पास बाउंड्री कंडीशन सिर्फ 2 है भाई। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो, ठीक है, हम किन्हीं भी दो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे किसी एक कांस्टेंट की फॉर्म में। ठीक है, तो देयर आर ओनली 2 इक्वेशन एंड द कांस्टेंट आर 3 है ए बी सी, हेंस दे कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली डिटरमाइंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी और सी को हम ए के टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीधी सी बात है भाई 2 इक्वेशन है और 3 हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते भाई तीनों को अलग अलग। ठीक है, अगर हमारे पास 3 इक्वेशन होती तो हम फाइंड आउट कर लेते तीनों को, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ 2 इक्वेशन है। तो हमने क्या करेंगे, बी और सी को ए की फॉर्म में ले आएंगे और फिर हमारे पास आर और टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए प्लस बी बराबर है सी के, और एक थी भाई ए के वन माइनस बी के वन बराबर है सी के टू। तो यहाँ से हमारे पास के वन कॉमन आ रहा है, तो ए माइनस बी इंटू के वन बराबर हो गया सी के टू हो गया।
पुट द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम इक्वेशन 6 इन इक्वेशन नंबर 7। हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, a माइनस बी इंटू के वन बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू के टू। ये जो c है इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे भाई, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a प्लस बी इंटू के टू हो गया। यहाँ से हम देखते हैं कि ए के वन माइनस बी के वन बराबर मिल रहा है हमें ए के टू प्लस बी के टू। यहाँ से हमारे पास एक जो हमारे पास ए है वो एक साइड ले आओ और बी को एक साइड ले जाओ, तो हमें मिल रहा है भाई ए इंटू में के वन माइनस के टू बराबर हो जाएगा बी इंटू में के टू प्लस के वन। तो बी की वैल्यू ए की फॉर्म में आ गई, ए इंटू में आ गया के वन माइनस के टू अपॉन में के टू प्लस के वन। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी बराबर सी। ये इक्वेशन नंबर 6 थी, b की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या मिलेगा, a प्लस ए इंटू के वन माइनस के टू अपॉन में के टू प्लस के वन बराबर है c के हो गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके तो हमें c की वैल्यू मिलती है भाई 2a के वन अपॉन में के वन प्लस में के टू। देखो हमारे पास जो c है वो भी a की फॉर्म में ही आ गया भाई, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं r और t की वैल्यू। तो देखो हमारे पास r बराबर क्या हो गया भाई, के वन माइनस के टू का स्क्वायर अपॉन में के वन प्लस के टू का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्लियरली शो हो रहा है भाई कि r है वो लेस देन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई हमने क्या किया, ऐसे पुट कर दिया, ठीक है। r बराबर क्या था, मोड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन में मोड ऑफ ए स्क्वायर था, तो r बराबर क्या हो गया, मोड ऑफ ए स्क्वायर इंटू के वन माइनस के टू का स्क्वायर अपॉन में मोड ऑफ ए स्क्वायर इंटू में के टू प्लस के वन का स्क्वायर हो गया, ठीक है। हमने b के जो हमारे पास b है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। a तो हमारे पास पहले था, a को एज इट इज रखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, a इंटू में था के वन माइनस के टू अपॉन में के टू प्लस के वन। यहाँ पे बी स्क्वायर है तो सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इस मोड ऑफ ए स्क्वायर से मोड ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, r की वैल्यू बचेगी के वन माइनस के टू का स्क्वायर अपॉन में के टू प्लस के वन का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो भाई r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास के वन माइनस के टू का स्क्वायर अपॉन में के वन प्लस के टू का स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन से क्लियरली हो रहा है भाई कि हमारा जो r है वो लेस देन क्या है, 1 है, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिकली है भाई। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है कि r हमारा 0 होगा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि r लेस देन 1 आ रहा है। सिमिलरली हम t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। t क्या था भाई हमारे पास है, मोड ऑफ c अपॉन में a का स्क्वायर के टू अपॉन में के वन, ये था। तो हम क्या करेंगे, c की वैल्यू पुट कर देंगे भाई। c की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2k1 अपॉन में k1 प्लस के टू इंटू में a, ये हमारा c की वैल्यू थी। यहाँ पे स्क्वायर है तो सारे का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2k1 अपॉन में k1 प्लस के टू का स्क्वायर मोड ऑफ ए स्क्वायर इंटू आ जाएगा k2 अपॉन में k1 अपॉन में क्या है, मोड ऑफ ए स्क्वायर है। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे भाई। तो हमारे पास जो t है वो क्या बच जाएगा, 4k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 का स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए भाई। एक तो हमें r तो क्या मिला है, k1 माइनस के टू का स्क्वायर अपॉन में k1 प्लस के टू का स्क्वायर, और जो t है वो क्या मिला है हमें, 4k1 k2 अपॉन में k1 प्लस के टू का स्क्वायर मिला है। यहाँ से भी क्लियरली हो रहा है कि हमारे पास जो t है वो लेस देन क्या है भाई, 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं भाई कि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन नंबर 11 यहाँ से हम r प्लस टी निकाल लेते हैं। r प्लस टी जब आप फाइंड आउट करोगे, जब आप एलसीएम लोगे तो हमें मिलेगा k1 माइनस के टू का स्क्वायर प्लस 4k1 k2 अपॉन में k1 प्लस के टू का स्क्वायर हो गया। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इसको ओपन करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फॉर्म बचेगी उसको इस फॉर्म में लिख ले और हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। मतलब r प्लस टी की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। तो यहाँ पर देखो भाई क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो आपको क्या मिल रहा है कि जो r है वो लेस देन 1 है और t है वो लेस देन 1 है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ पार्ट ट्रांसमिशन में जा रहे हैं, मतलब ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, ठीक है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि सारे के सारे जो पार्टिकल है वो ट्रांसमिटेड ही होने चाहिए, रिफ्लेक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब सारे के सारे पार्टिकल बैरियर को बिल्कुल इजीली क्रॉस कर जाएंगे, कोई ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि पार्टिकल वो रिफ्लेक्शन भी करेंगे। बट हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स कह रहा है कि हमारे पास कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करेंगे। अब यहां से क्लियर हुआ भाई कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो क्वांटम मैकेनिकली वेव की तरह बिहेव करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं और इसीलिए जो वेव हो वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो
इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, हमारे पास आर की वैल्यू क्या आई है k1 माइनस के टू का स्क्वायर अपॉन में k1 प्लस के टू का स्क्वायर है, और टी की वैल्यू क्या आई है 4k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 का स्क्वायर। यदि हमारा k1 बराबर है k2, k1 बराबर k2 होने का मतलब क्या है कि उनके बीच में हमारे पास कोई बैरियर ही नहीं है, ठीक है, मतलब हमारे पास सारा का सारा कांस्टेंट है, कोई बैरियर नहीं है। तो देखो अगर आप k1 बराबर k2 करोगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, मतलब सारे के सारे पार्टिकल क्या है ट्रांसमिटेड हो जाएंगे क्योंकि कोई बैरियर ही नहीं है। तो देखो r बराबर 0 हो गया और t बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इफ k1 बराबर है k2 के है द रिफ्लेक्शन विल बी 0 हो गया। दिस इज पॉसिबल व्हेन वी नोट बराबर क्या हो 0 हो, नो पोटेंशियल बैरियर हो, ऑल पार्टिकल आर ट्रांसमिटेड, नो पार्टिकल रिफ्लेक्टेड। तो फॉर ए फाइनाइट वैल्यू ऑफ वी नोट k2 इज ऑलवेज लेस देन k1, हमारे पास जो k2 है वो ऑलवेज लेस देन k1 मिलना चाहिए। अगर हमारा जो बैरियर है भाई उसकी हाइट फाइनाइट है तो हमेशा k1 है वो ग्रेटर देन k2 मिलेगा, क्योंकि k1 क्या है हमारा अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर है, और k2 क्या है हमारा अंडर द रूट 2m इंटू ई माइनस वी नोट अपॉन एच बार स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप लोग देखोगे कि r लेस देन 1 होता है और t लेस देन 1 होता है, सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड और सम पार्ट इज ट्रांसमिटेड, और यही पार्ट हमने किया, इसी पार्ट को सोल्व किया भाई, ठीक है। विद द इंक्रीज वी नोट द रिफ्लेक्शन इज लार्ज, जैसे जैसे वी नोट बढ़ता जाएगा जो रिफ्लेक्शन है वो लार्ज होता जाएगा, मतलब हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो पोटेंशियल है उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो पार्टिकल के रिफ्लेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी और ट्रांसमिशन की है वो घटती जाएगी। बट यदि पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती जा रही है विद इंक्रीज ई तो ट्रांसमिशन इज लार्ज, तो ट्रांसमिशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो बढ़ती जाएगी, मतलब हमारे पास जो पार्टिकल है यदि उसकी एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी होगी तो सारे के सारे पार्टिकल वो क्या हो जाएंगे ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आर क्या मिला है k1 माइनस के टू का स्क्वायर अपॉन k1 प्लस के टू का स्क्वायर, और टी क्या मिला है 4k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 का स्क्वायर मिला है, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं भाई कि जो हमारा r है वो बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के टू अपॉन में k1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के टू अपॉन k1 का स्क्वायर। यहाँ से भी k1 स्क्वायर कॉमन आउट कर लो, यहाँ से भी k1 स्क्वायर कॉमन आउट कर लो, k1 स्क्वायर से k1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये फॉर्म बच जाएगी। सिमिलरली t बराबर क्या हो जाएगा 4k2 अपॉन में k1 अपॉन में 1 प्लस के टू अपॉन k1 का स्क्वायर। हमारे पास जो डिनोमिनेटर वहाँ से आप लोग क्या करो k1 स्क्वायर कॉमन आउट निकालो, k1 स्क्वायर कॉमन आउट निकालोगे तो k1 से k1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 4k2 अपॉन में k1 बच जाएगा और डिनोमिनेटर आ जाएगा 1 प्लस के टू अपॉन में k1 का स्क्वायर। अब आप देखो भाई जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो r और k2 बाई k1 में, तो इससे देखो भाई r और k2 बाई k1 में यदि आप k2 बाई k1 की वैल्यू 0 पुट करते हो, देखो कि यहाँ पर k2 बाई k1 की वैल्यू क्या है 0 है, तो हमने 0 पुट किया तो r की वैल्यू क्या मिली 1 मिली भाई, क्या मिली 1 मिल गई, ठीक है। तो आप जैसे मूव करते करते k2 बाई k1 की वैल्यू 1 तक पहुंचाते हो, यहाँ पर हमारे पास यदि k2 बाई k1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो जैसे ही पुट करोगे r बराबर 1 क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस फॉर्म में बनेगा ऐसे। और ये तो रिफ्लेक्शन के लिए था, ट्रांसमिशन के लिए क्या हो जाएगा k2 बाई k1 की वैल्यू आप 0 पुट करो, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या होता है 0 है तो 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, तो ये 0 आ गया। k2 बाई k1 की वैल्यू आप 1 पुट करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हमें 1 मिलेगा, तो हमारे पास जो t का ग्राफ हो वो इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये r और t का ग्राफ बन गया, किसके रिस्पेक्ट में k2 बाई k1 के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप क्या है वी नोट को बढ़ाते जा रहे हो रिफ्लेक्शन लार्ज होता जा रहा है, जब हमारा जो वी नोट है वो बढ़ते बढ़ते यदि e के बराबर हो जाए, वी नोट किसके बराबर हो जाए e के बराबर हो जाए तो रिफ्लेक्शन क्या होगा और ट्रांसमिशन क्या होगा वो देखो भाई। अब यदि हमारा e किसके बराबर हो जाता है वी नोट के बराबर हो जाता है तो हमारे पास k1 क्या होगा अंडर द रूट 2m अपॉन एच बार स्क्वायर, और k2 क्या होता है अंडर द रूट 2m इंटू ई माइनस वी नोट अपॉन एच बार स्क्वायर है। तो e बराबर क्या है वी नोट है, e बराबर है वी नोट है, इसका मतलब k2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया, k2 क्या हो गया 0 हो गया। तो r क्या हो जाएगा k1 माइनस के टू का स्क्वायर अपॉन k1 प्लस k2 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास k2 तो 0 है, k2 0 होगा तो r की वैल्यू क्या आ गई 1 हो गई। यदि हमारा v नोट और e क्या होगा इक्वल होगा तो हमारे पास सारे के सारे पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और t आप देखो t बराबर क्या होता है 4k1 k2 अपॉन में k1 प्लस k2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो k2 की वैल्यू क्या है 0, k2 की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या हो गई 0, इसका मतलब कोई भी पार्टिकल ट्रांसमिशन नहीं करेगा।
all the particles are reflected from the potential barrier. The property of reflection from a sudden change in potential arise from wave nature of matter and does not exist in classical mechanics when E greater than है V नोट। यहाँ पर कह रहे हैं भी कि हमारे पास सडन चेंज में जो रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर में ही पॉसिबल है, ठीक है। पार्टिकल की कंडीशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या, अभी पार्टिकल तो इजीली क्रॉस कर जाएगा, रिफ्लेक्शन करेगा ही नहीं। लेकिन अगर वेव होगी तो वेव क्या कर सकती है, रिफ्लेक्शन शो कर सकती है। तो यहाँ पर हमें यही मिलता है कि जो पार्टिकल वो किसकी तरह बिहेव करता है, वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। Thus it may be concluded that the property of reflection from a sudden change in potential at x बराबर 0 के ऊपर is purely a quantum mechanically effect। क्या है, एक प्योरली क्वांटम मैकेनिकली इफेक्ट है, ठीक है। तो हमारे पास ये और देखो भाई कि वी नोट एट हमारे पास जो ई ग्रेटर देन वी नोट होगा तो आर लेस देन 1 और टी लेस देन 1, ये आया था। ये किस में आया था, क्वांटम मैकेनिक्स में आया था। सम पार्टिकल आर रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्टिकल आर ट्रांसमिटेड इन क्वांटम मैकेनिकली, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इफ ई ग्रेटर देन वी नोट होगा तो द ऑल पार्टिकल्स आर ट्रांसमिटेड, नो पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड। ये किसके अकॉर्डिंग था, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग था। बट क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जो हमारा पार्टिकल है वो वेव नेचर की तरह बिहेव करता है, और कोई भी अगर वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा तो हमारे पास कुछ पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ पार्टिकल है वो ट्रांसमिट हो रहे हैं। ये हमें किसने बताया भाई, ये क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया। तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल स्टेप कंप्लीट होता है भाई। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो बनेगा रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के ऊपर। ये हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है भाई लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।